आज हम सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था। प्रॉपर्टीज़ जो थी वहाँ पर संक्षिप्त आधार पर संक्षिप्त थी कि नाभिकीय बलों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जिनमें मुख्यतः थी कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होता है, न्यूक्लियर फोर्स में सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है, संतृप्तता का गुण होता है, और एक और था नॉन सेंट्रल फोर्स भी, इसमें टेंसर फोर्स भी पाए जाते हैं। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, इन हर प्रॉपर्टीज़ का कोई न कोई आधार है जिसके आधार पर ये कहा गया कि न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा ऐसा होता है, जैसे चार्ज इंडिपेंडेंस होता है, स्पिन डिपेंडेंस होती है, और बाकी के दो तीन प्रॉपर्टी और भी जो थी। तो वो जो आधार दें कि किन आधार पर यह कहा गया कि न्यूक्लियर फोर्स में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो आधार आज हम लेंगे, उन बेसिस का हम अध्ययन आज करेंगे। उनमें से सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है नाभिकीय बलों का आवेश स्वातंत्र्य अर्थात चार्ज इंडिपेंडेंस तथा आवेश सममिति। और इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो मिरर न्यूक्लियाई लिए हैं, प्रतीप नाभिक लिए हैं। अब प्रतीप नाभिक किसे कहते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे दो नाभिक तय है कि कोई न कोई नाभिक लिया है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कुछ है। तो यहाँ पर ऐसे दो नाभिक लिए हैं कि पहले नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, या पहले नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या और दूसरे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अगर इक्वल हो, तो ऐसे नाभिक जो है वो कहलाते हैं मिरर न्यूक्लियाई, प्रतीप नाभिक। और उन प्रतीप नाभिकों के रूप में हमने यहाँ पर लिए हैं दो नाभिक लिए हैं, दो न्यूक्लियाई लिए हैं। एक तो लिया हाइड्रोजन का थर्ड समस्थानिक ट्राइटियम, उसको लिखा है H3 से, और दूसरा लिया है हीलियम का समस्थानिक H3, अर्थात दोनों की द्रव्यमान संख्या इक्वल है। अब यदि प्रोटॉन के थर्ड आइसोटोप की बात करें तो उस थर्ड आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या तो है एक, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या है दो, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। यहाँ देखें तो प्रोटॉन की संख्या एक है और न्यूट्रॉन की संख्या दो है। तो इस न्यूक्लियाई में जो फोर्स मिलेंगे वो फोर्स मिलेंगे एक तो इन दोनों न्यूट्रॉन के बीच में, और वो संख्या कितनी है, एक, कि दोनों न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स वो है एक। और इन दोनों न्यूट्रॉन के साथ बॉन्डिंग जो है इस प्रोटॉन की है वो एक तो ये है और दूसरी ये है, अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है वो है, उनकी संख्या टोटल है दो। अर्थात प्रोटॉन जो हमने लिया है उसमें एक तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स रहेगा और दो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स रहेंगे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्स रहेंगे। सेकंड समस्थानिक जो लिया है वो हमने हीलियम का लिया है, और हीलियम के अंदर देखें तो हीलियम में प्रोटॉन की संख्या तो दो है, और द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या निकाल दें, तीन में से दो निकाल दें, तो हमें एक न्यूट्रॉन मिलता है। अतः हीलियम के अंदर दो तो प्रोटॉन रहेंगे और एक न्यूट्रॉन रहेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स की संख्या है एक, और इन दोनों प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन का जो फोर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है या जिनके बीच में फोर्स है वो है एक तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन और दूसरा है ये वाला।
तो टोटल संख्या हो गई 2। अब अगर दोनों को देखें, दोनों आइसोटोप को देखें, हाइड्रोजन को और हीलियम को, तो हाइड्रोजन में भी 2 न्यूट्रॉन फोर्स थे और हीलियम में भी 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स है। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है था कि प्रोटॉन में तो एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स है। प्रोटॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स ये किस में था? हाइड्रोजन के थर्ड समस्थानिक। और हीलियम की बात करें तो हीलियम में एक प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स। ये हीलियम की बात। समानताएं क्या थी कि दोनों में ही 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स। असमानता क्या है कि प्रोटॉन में एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स है और एक प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स। अब अगर ये दोनों अलग अलग हैं, अगर दोनों फोर्स अलग अलग है, समान नहीं है, तो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही अलग अलग प्राप्त होनी चाहिए। यह मान लें कि प्रोटॉन में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स और हीलियम में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स अलग है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी आएगी तो इसी फोर्स से जो न्यूक्लियन के बीच लग रहा है, तो वो बाइंडिंग एनर्जी में अंतर बहुत अधिक प्राप्त होना चाहिए। अब जब इनकी बाइंडिंग एनर्जी को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हाइड्रोजन के थर्ड समस्थानिक की बाइंडिंग एनर्जी आती है 8.482 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी मिलती है 7.711 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस बहुत ही कम प्राप्त होता है, वो है 0.711 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है, वो डिफरेंस इनकी बंधन ऊर्जाओं की तुलना में बहुत ही अल्प है। अल्प होने का अर्थ है कि दोनों की बाइंडिंग एनर्जी लगभग बराबर। अब जब दोनों की बाइंडिंग एनर्जी लगभग बराबर है तो हम कह सकते हैं, या इससे ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन के थर्ड समस्थानिक में उपस्थित न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स और हीलियम समस्थानिक में उपस्थित प्रोटॉन प्रोटॉन बल लगभग एक समान है। अब जो अल्प अंतर प्राप्त हुआ था, वो अल्प अंतर किस वजह से प्राप्त होता है? हमने जब न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ा था तो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज हमने देखी थी कि 1.5 फर्मी से लेकर के 2 फर्मी तक रहता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर हमने 0.5 फर्मी के आसपास रेंज पर हमने एक प्रतिकर्षण बल की क्रोड देखी थी, रिपल्सिव फोर्स की कोर भी का भी अध्ययन किया था कि उस रेंज पर अल्प प्रतिकर्षी बल पाए जाते हैं। तो हो सकता है कि उन अल्प प्रतिकर्षी बल की वजह से ये इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है वो उसी वजह से आ रहा हो। तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी को देखें, कैलकुलेट करें, तो बाइंडिंग एनर्जी लगभग बराबर आती है और बाइंडिंग एनर्जी लगभग बराबर आने का अर्थ है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स एक समान है। और जब एक समान है तो तय है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। प्रोटॉन में चार्ज है लेकिन जो फोर्स लगना चाहिए वो न लग करके प्रबल आकर्षण बल लगता है और वो दोनों की वैल्यू समान है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। अतः हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी नाभिकीय बलों की संतृप्तता, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। और सैचुरेशन प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था
कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी से क्या अर्थ है कि किसी भी न्यूक्लियन पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स उसके निकटतम न्यूक्लियनों के द्वारा ही लगाया जाता है। यहाँ पर हमने इसका उल्टा लिया है कि मान लेते हैं कि किसी नाभिक में न्यूक्लियनों की टोटल संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या के इक्वल रहती है, जिसमें प्रोटॉन भी शामिल रहते हैं और न्यूट्रॉन भी शामिल रहते हैं। अब यह मान लें कि नाभिक के अंदर टोटल न्यूक्लियनों की संख्या कैपिटल ए है। नाभिक के अंदर टोटल न्यूक्लियनों की संख्या कैपिटल ए है और हम जानते हैं कि दो न्यूक्लियन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं। यदि नाभिक में यह मान लिया जाए कि नाभिक के अंदर सभी न्यूक्लियनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है या सभी न्यूक्लियन आपस में एक समान फोर्स से बंधे हुए हैं, तो उस स्थिति में हम यह देखते हैं कि उस नाभिक में बनने वाले टोटल बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, क्योंकि जितनी बॉन्ड की संख्या होगी उतनी ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। अर्थात नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बाइंडिंग एनर्जी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहने चाहिए। क्लियर? क्योंकि जितने बॉन्ड होंगे उतनी ही न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब पहले हम बॉन्ड्स की संख्या निकाल लेते हैं और दो न्यूक्लियन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं और टोटल अपने पास जो है न्यूक्लियन कितने हैं वो कैपिटल ए है। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? उन बॉन्ड की संख्या निकालने के लिए आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा या अभी भी कहीं आपके मैथमेटिक्स में होगा कि बनने वाले संचय की संख्या कितनी है, कम्यूटर की संख्या कितनी है, और वो संख्या सामान्यतः जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो पढ़ा है NC2 से। ऐसे जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को सोल्व करते हैं तो वैल्यू 2 आती है। यहाँ पर अपने पास n की जगह टोटल संख्या जो है वो कैपिटल A है। तो यहाँ पर जो बनने वाले बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड की संख्या जो है इसी फॉर्मूले में n को a से रिप्लेस कर दो तो ये वैल्यू आएगी a(1) अपॉन 2। अर्थात यदि एक नाभिक में कोई न्यूक्लियन प्रत्येक अन्य न्यूक्लियन से अन्योन्य क्रिया करता है, बॉन्ड बनाता है, तो इस नाभिक में a(1) अपॉन 2 आकर्षण बंध बनेंगे। जब इसको सोल्व करें a(-1) अपॉन 2 को तो वैल्यू आती है a² माइनस a अपॉन 2। a की वैल्यू a² की तुलना में बहुत कम होगी, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग इज इक्वल टू a²/2। अर्थात बनने वाले बॉन्ड की संख्या a²/2 के तुल्य रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियन की संख्या के वर्ग के प्रोपोर्शनल रहनी चाहिए, जो हमने माना। लेकिन जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ को रीड करते हैं तो उसे पता चलता है कि न्यूक्लियन की संख्या जब a>=16 है तो बाइंडिंग एनर्जी का वक्र जो है वो न्यूक्लियन की संख्या के प्रोपोर्शनल रहता है, न कि a² के प्रोपोर्शनल। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिक में न्यूक्लियन की अन्योन्य क्रिया से बनने वाले आकर्षण बॉन्ड की संख्या नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या a के समानुपाती होती है और नाभिकीय बल सबसे नज़दीकी न्यूक्लियनों पर ही प्रभावी रूप से लग रहे हैं, जो कि
नाभिकीय बलों की संतृप्तता को शो करता है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी थी नाभिकीय बलों की स्पिन डिपेंडेंस। चार्ज पर तो डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इंडिपेंडेंस, बट स्पिन डिपेंडेंस। और स्पिन डिपेंडेंस की निर्भरता बताने का आधार यह रहा, और वो आधार था कि इसने एक ड्यूट्रॉन नाभिक लिया। ड्यूट्रॉन नाभिक का मतलब है हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप, द्वितीय समस्थानिक, जिसको हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं। और अगर ड्यूटेरियम की बात करें, ड्यूट्रॉन नाभिक की बात करें, तो यह पाया गया कि ड्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, क्योंकि ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, दो ही संख्या होती है, कि ड्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के स्पिन पैरेलल होते हैं। कोई एक एग्जाम्पल के रूप में लिया, ड्यूट्रॉन नाभिक को लिया और ड्यूट्रॉन नाभिक में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और उनकी स्पिन पैरेलल होती है। यदि हम इसके अपोजिट मान लें, यदि प्रति समांतर एंटी पैरेलल स्पिन मानकर गणना की जाए, तब ऐसी व्यवस्था में ड्यूट्रॉन नाभिक स्थायी अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड नहीं रख सकता। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन का सारांश है। यहाँ सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी गई है, पूरा इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं दिया है, कि यदि एंटी पैरेलल स्पिन मानकर कैलकुलेशन की जाए, तब ड्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड नहीं रख सकते। और इससे रिजल्ट क्या आया कि नाभिकीय बल अन्योन्य क्रिया कर रहे न्यूक्लियनों की स्पिन पर निर्भर करता है। इस तथ्य की पुष्टि न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी होती है। लास्ट जो प्रॉपर्टी थी वो थी कि नाभिकीय बलों में नॉन सेंट्रल फोर्स कंपोनेंट पाए जाते हैं। और ये नॉन सेंट्रल फोर्स कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसका आधार क्या रहा, और उसमें भी इसमें एक ड्यूट्रॉन नाभिक लिया और ड्यूट्रॉन नाभिक का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है ड्यूट्रॉन नाभिक का, वो आता है 0.857471, ये वैल्यू। अब ड्यूट्रॉन नाभिक में है क्या क्या, कि ड्यूट्रॉन नाभिक में एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया जाए और उन दोनों को ऐड कर दें, तो हमें ड्यूट्रॉन नाभिक का मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि ड्यूट्रॉन नाभिक में है क्या, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को लेकर के उन्हें ऐड करते हैं, तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट तो है -1.91315 और प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह है 2.79271। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.87956। अगर ड्यूट्रॉन नाभिक के मैग्नेटिक मोमेंट और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करने पर जो अपने को वैल्यू मिली, उन दोनों को देखें तो ये दोनों लगभग बराबर है देखे तो। लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस तो है, अल्प अंतर प्राप्त होता है। उस अल्प जो अंतर प्राप्त होता है उसे नाभिकीय बलों को केंद्रीय मानकर नहीं समझा जा सकता कि नाभिकीय बल केंद्रीय प्रकृति के होते हैं। इस अल्प अंतर की व्याख्या नाभिकीय बलों में अकेंद्रीय बलों का कुछ अंश मानना पड़ता है या मानकर करनी पड़ती है, कि नाभिकीय बलों में कुछ अन्य फोर्स भी है, कुछ अन्य कंपोनेंट भी है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस प्राप्त हो रहा है।
और उससे जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम कहते हैं अकेंद्रीय बल घटक या टेंसर फोर्स। तो ये तो हुई नाभिकीय बलों की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस कि जो नाभिकीय फोर्स की नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज़ थी उनका बेस क्या रहा, किस आधार पर कहा गया कि नाभिकीय बलों में ये गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय बलों का मेसन सिद्धांत, मेसन थ्योरी। और नाभिकीय बलों की मेसन थ्योरी के पहले हाइजेनबर्ग ने नाभिकीय बलों की व्याख्या करने की कोशिश की 1932 में। और हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इन दोनों का बहुत तेजी से विनिमय होता है। किस रूप में कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक्सचेंज होता है दोनों पार्टिकल के बीच में। कौन से पार्टिकल? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर, जिसने यहाँ पर दिया है कि न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन है, कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, लेकिन साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन का भी उत्सर्जन किया है। उदाहरण के लिए कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर प्रोटॉन बन जाता है और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे न्यूट्रॉन तो कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके वापस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस थ्योरी से अगर हम नाभिकीय बलों को प्राप्त करें, कौन सी थ्योरी से? हाइजेनबर्ग की थ्योरी से। तो हाइजेनबर्ग की थ्योरी से यदि हम नाभिकीय बलों को प्राप्त करें तो वह बल वास्तविक नाभिकीय बलों की तुलना में बहुत ही वीक प्राप्त होते हैं। कितने वीक? 10⁻⁻14 गुना प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हाइजेनबर्ग ने न्यूक्लियर फोर्स की जो थ्योरी दी थी वो सही नहीं है। फिर उसके बाद में 1935 में युकावा ने न्यूक्लियर फोर्स की मेसन थ्योरी दी कि नाभिक में न्यूक्लियनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियनों के बीच में, न्यूक्लियनों का अर्थ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अन्य पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से लग रहा है और उस पार्टिकल को नाम दिया गया पायोन, जिसको हम मेसन पार्टिकल भी कहते हैं। इसीलिए ये मेसन थ्योरी कहलाई, युकावा की मेसन थ्योरी। और इस सिद्धांत के अनुसार स्टेटमेंट क्या है इसका कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक न्यूक्लियॉन सतत रूप से पायोन कणों का उत्सर्जन और अवशोषण करता रहता है। पायोन कणों का उत्सर्जन और अवशोषण करता रहता है। ये जो पायोन कण है इसको मेसन पार्टिकल भी कहते हैं, या इन पायोन कणों का पुराना नाम जो है, ओल्ड नेम जो है, वो पाई मेसन है। अब ये जो पाई मेसन है ये 3 प्रकार के रहते हैं। ये चार्ज पार्टिकल भी रहते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल भी रहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल के रूप में जो पार्टिकल है वो है पायोन पॉजिटिव चार्ज और पायोन विथ नेगेटिव चार्ज। इट मीन पाई प्लस और पाई माइनस, और
थर्ड जो है वो है न्यूट्रल पायोन, जिसको पाई नोट से लिखा है कि ये 3 प्रकार के पायोन हो सकते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नोट। यदि एक न्यूक्लियन के पास कोई दूसरा न्यूक्लियन है, अर्थात एक प्रोटॉन के पास कोई दूसरा प्रोटॉन है या एक प्रोटॉन के पास कोई दूसरा न्यूट्रॉन है, तब एक न्यूक्लियन से उत्सर्जित पायोन दूसरे न्यूक्लियन द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। कि अगर एक न्यूक्लियन ने किसी पायोन कण का उत्सर्जन किया है तो उसके निकटतम जो दूसरा न्यूक्लियन है वो उसको अवशोषित कर लेगा। अब यह जो उस अवशोषण और उत्सर्जन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को या पाई मेसोन विनिमय को हम निम्न प्रकार से चित्रित कर सकते हैं, निम्न प्रकार से बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो बताने का तरीका है, चित्रित करने का तरीका है, वो 3 पार्ट दिए हैं। कि फर्स्ट पार्ट ये वाला है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। शुरू की जो रिएक्शन दी है, जैसे इसमें शुरू में लिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और लास्ट में जो फर्स्ट प्रोटॉन है वो तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। अर्थात रिएक्शन क्या ली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और लास्ट में मिला हमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब इनके बीच का जो पाथ था, प्रोसेस था, वो ये है कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एक पाई मेसोन का उत्सर्जन करके, पाई मेसोन कौन सा, पाई प्लस, उसका उत्सर्जन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया यहाँ बीच में। अब यहाँ पर जो ये पायोन उत्सर्जित हुआ, इस पायोन को ये न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेगा, जो कि यहाँ शो किया गया ब्रैकेट में, और ये न्यूट्रॉन इस पायोन प्लस पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके लास्ट में प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, और किसके थ्रू, एक पाई प्लस पार्टिकल के एक्सचेंज के थ्रू। सेकंड जो है वो लिया है इसका अपोजिट, कि एक न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो शुरू में हमने एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन लिया है, और लास्ट में ये जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और जो प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो पार्ट रहा, जो प्रोसेस रहा, वो यह है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो शुरू में हमने लिया है, ये न्यूट्रॉन एक पायोन माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। इस उत्सर्जित पाई माइनस पार्टिकल को इस प्रोटॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, ये जो यहाँ ब्रैकेट में शो किया हुआ है, और यह प्रोटॉन इस नेगेटिव पायोन को एब्जॉर्ब करके लास्ट में न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो सेकंड जो ऑप्शन है या जो सेकंड रिएक्शन हो सकती है पायोन एक्सचेंज के लिए, वो ये हो सकती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। अब थर्ड जो एक्सचेंज रहा वो रहा अपना न्यूट्रल पायोन का, और वो न्यूट्रल पायोन का एक्सचेंज इस प्रकार से है। पहली रिएक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन की है कि फर्स्ट प्रोटॉन ने न्यूट्रल पायोन को एक्सचेंज किया, लेकिन वह अपनी उसी स्थिति में बना रहा जिस स्थिति में पहले था। या पहले भी प्रोटॉन था अब भी प्रोटॉन है, या पहले भी न्यूट्रॉन था अब भी न्यूट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रल पायोन का एमिशन किया है। अब ये जो उत्सर्जित न्यूट्रल पायोन है, इस उत्सर्जित न्यूट्रॉन पायोन को सेकेंड प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, जो यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर रखा, और वापस उसी पोजीशन में रहे। अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में
जिस पार्टिकल का एक्सचेंज हुआ वो था न्यूट्रल पायोन। सेकेंड जो प्रोसेस दिया ऐसे में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, इसमें भी इसी पार्टिकल का एक्सचेंज शो किया है और वापस पार्टिकल अपनी पोजीशन में है जैसे पहले थे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जिस पार्टिकल का एक्सचेंज होता है वो तो है न्यूट्रल पायोन पाई नॉट। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जिस पार्टिकल का एक्सचेंज होता है वो है चार्ज्ड पायोन, या तो पाई प्लस होगा या पाई माइनस होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पायोन थ्योरी के द्वारा नाभिकीय बलों को कैसे समझा जा सकता है। तो ये थी मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।